Hello everyone. So in this video we'll start the chapter electricity. काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है, तो एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे और एकदम लोएस्ट लेवल से जाके टॉप लेवल तक पढ़ेंगे. एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि हर टॉपिक से क्वेश्चंस किस तरीके के बनते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक. सो इस चैप्टर में कुल मिला के हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है. बट इलेक्ट्रिसिटी हमारी वो मंजिल है जिनको हम छोटे छोटे पहाड़ों से चलते हुए तक पहुंचेंगे. अब हमें कोशिश ये करनी है कि इन छोटे छोटे पहाड़ों को, दैट इज इन छोटे छोटे टॉपिक्स को आसानी से समझते हुए आगे चलना है ताकि चल के फाइनली हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें. तो मैं आपको बेसिकली बता देता हूं कि अगर इस चैप्टर को हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करें तो जो हमारा सबसे पहला और सबसे छोटा टॉपिक शुरू होता है दैट इज कॉल्ड चार्ज. तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि व्हाट इज चार्ज. तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज चार्ज. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि चार्ज एक ऐसा पार्टिकल होता है, चार्ज एक ऐसी चीज होती है जिसको जब आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे ना, सो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. बस यहीं से आपकी डेफिनेशन मिल जाती है. सो द आंसर इज चार्ज इज समथिंग which when placed in a magnetic field experiences a force. ठीक है, चार्ज एक ऐसी चीज होती है जिसको जब हम एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. अब इसको डायग्राम से हम समझते हैं. तो आप ये समझ लो कि दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड. मान लो हमने यहां पे मैग्नेट लगाया, एक तरफ नॉर्थ है एक तरफ साउथ है और बीच में हमारी मैग्नेटिक फील्ड है. इसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने इस चार्ज को ले जाके प्लेस कर दिया तो इस चार्ज को क्या एक्सपीरियंस होगा? इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. और ये जो चीज यहां रखी गई है इसी को हम चार्ज कहते हैं. तो आई होप आप लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा कि चार्ज क्या होता है. फिर से शॉर्ट में बता दूं, चार्ज इज समथिंग विच व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. आगे बढ़ते हैं. अब चार्ज अगर एक क्वांटिटी है तो बहुत ही मानी सी बात है इसकी एक यूनिट भी होगी. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, आपको याद करना पड़ेगा कि इसकी एक यूनिट होती है जिसको हम कहते हैं कूलम. ठीक है, इसको हम लोग कूलम कहते हैं. कूलम इज डिनोटेड बाय सी. इसको हम सी से डिनोट कर देते हैं. अच्छा, एक चीज यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको अगर चार्ज को डिनोट करना है तो चार्ज को आप Q से डिनोट करोगे और चार्ज की यूनिट है कूलम और कूलम को डिनोट करोगे C से. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है कि चार्ज को C से लिखना है या Q से लिखना है. सो आंसर इज चार्ज इज डिनोटेड बाय Q. चार्ज की यूनिट कूलम को हम डिनोट करते हैं C से. अब जैसे इस चैप्टर की खास बात है कि जैसे ही आप कोई यूनिट पढ़ोगे ना, उस यूनिट की सिंगल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा. भाई आपसे पूछा गया व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, आपने बता दिया सर कूलम होती है. तो अगला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ लूंगा, द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट इज 1 कूलम चार्ज. ठीक है, एक कूलम चार्ज क्या होता है इसको आपको डिफाइन करना है. तो यहां पे इस एक कूलम चार्ज को डिफाइन करने के लिए आपको एक छोटा सा नंबर याद रखना होगा. ये नंबर तो थोड़ा सा बड़ा सा है लेकिन लिख के हम इसको इतना सिंपल बना देते हैं कि आपको याद करने में काफी आसानी होगी. तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पे एक नंबर याद करना है और वो नंबर है 6 × 10⁻18. अगर आप इस नंबर को याद कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे ही 1 कूलम को डिफाइन कर सकते हो. भाई हमें यह पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ चार्ज होते हैं, कितने होते हैं उससे भी हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ चार्ज होते हैं. तो भाई 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी तो कुछ चार्ज होता होगा ना. अब बस आपको यही याद रखना है कि 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जितना भी चार्ज होता है उसी चार्ज को आप कहते हो 1 कूलम. तो ये 1 कूलम चार्ज क्या होता है? सो द आंसर इज द चार्ज अटेन्ड बाय 6 × 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड 1 कूलम चार्ज. अब कुछ लोग ये कहेंगे कि सर कहीं कहीं जगह पे ये 6 नहीं 6.2 लिखा रहता है, 6.25 लिखा रहता है. तो आप उसको भी लिख सकते हो बट इन अ वेरी जनरलाइज्ड वे यू कैन यूज दिस नंबर. आप इसको भी आराम से लिख सकते हो. ठीक है, तो द आंसर इज द चार्ज अटेन्ड बाय 6 × 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड 1 कूलम चार्ज. तो यहां से आपने बता दिया कि 1 कूलम चार्ज क्या होता है. अब देखिए हमारा मोटिव ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम कंडक्टर के एक पॉइंट से, मान लीजिए ये कंडक्टर है और कंडक्टर के एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक हमें चार्ज को ले जाना होता है.
ठीक है, हमें चार्ज को फ्लो कराना होता है, मगर चार्ज ये आसानी से फ्लो नहीं करता, इसको चाहिए होता है एक प्रेशर का डिफरेंस। आप बस इतना सा याद रखो कि आपके घर पे जो वाटर टैंक होती है उसको हमेशा छत पे क्यों रखा जाता है, इसीलिए रखा जाता है ना क्योंकि एक प्रेशर का डिफरेंस होता है भाई, एक जगह हाई प्रेशर होता है, एक जगह लो प्रेशर होता है। अब जब ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है तभी तो पानी फ्लो पाता है। एकदम इन अ सिमिलर वे आपको चार्ज के साथ भी यही कंडीशन लगानी है। चार्ज एक जगह से दूसरी जगह कब फ्लो कर पाएगा भाई, जब इन दोनों पॉइंट्स पे, टर्मिनल्स पे, आप देखो कंडक्टर के इस टर्मिनल पे और दूसरे टर्मिनल पे जब तक इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस नहीं होगा तब तक ये चार्ज फ्लो नहीं करेंगे ना। द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो लेकिन अब आप ये आपके समझने के लिए मैंने आपको बोला है दैट द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर बिटवीन द टू पॉइंट्स इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की टेक्निकल टर्म क्या है, टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, उसको आप देखो समझो। अब आप इमेजिन करो कि ये हमारा एक कंडक्टर है, कंडक्टर के इस पॉइंट पे हमारा एक चार्ज है, इस पॉइंट से मुझे उसको यहां से लेके इस पॉइंट तक पहुंचाना होगा। तो भाई अगर मुझे उसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचाना है तो मुझे मानी सी बात है एक वर्क करना होगा, कुछ ना कुछ तो वर्क करना होगा ना। बस आपको यही याद रखना है कि जितना वर्क मैंने इस चार्ज के ऊपर किया है ताकि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच जाए, उसी वर्क को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको याद रखना होगा कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो आप कहोगे सर इट इज द वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द कंडक्टर टू अनदर। कंडक्टर के एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जितना भी वर्क किया जाता है उसी वर्क को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अगला क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस की भाई यूनिट क्या होती है, तो आपको याद रखना है कि इसकी यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, सिंपल सा आंसर है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। अब आपको यहां पे एक फॉर्मूला भी याद रखना होगा पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को देखिए हम V से लिखते हैं, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, जहां पे V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, W होता है वर्क डन और Q होता है चार्ज। तो यहां से हमें पोटेंशियल डिफरेंस की का फॉर्मूला समझ में आया। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वोल्ट, लेकिन यहां से हमारे पास एक और फॉर्मूला आ सकता है। आप देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो जूल अपॉन कूलम मतलब जूल पर कूलम भी पोटेंशियल डिफरेंस की एक यूनिट होती है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट पोटेंशियल डिफरेंस का। अब यहीं से हमारा अगला क्वेश्चन शुरू होता है कि भाई अगला क्वेश्चन है आपको डिफाइन करना है इसी पोटेंशियल डिफरेंस से कि भाई व्हाट इज 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है आपको यह बताना है। तो आप इस फॉर्मूले में देखो और इसी फॉर्मूले में हर जगह 1 रख दो। भाई आपने V की जगह रख दिया 1 वोल्ट, W की जगह रख दिया 1 जूल, Q की जगह रख दिया 1 कूलम। तो यहां से आंसर क्या बना, जब 1 जूल का वर्क किया जाता है ताकि 1 कूलम चार्ज कंडक्टर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच सके, उसी वर्क को आप कहते, उसी वर्क को आप कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से समझो, जब 1 जूल का वर्क किया जा रहा है ताकि 1 कूलम चार्ज कंडक्टर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचे, तब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का होता है। सो द फाइनल आंसर इज व्हाट इज 1 वोल्ट चार्ज, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in carrying 1 coulomb charge from one point of the conductor to another point, then it is called 1 volt potential difference। तो ये था आपका आंसर, आखिर 1 volt potential difference क्या होता है। ओके, सो अब हमने पढ़ लिया कि चार्ज क्या होता है, हमने पढ़ लिया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब जब हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइनली क्रिएट कर सकते हैं तब जाके हमें फाइनली इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। लेकिन यहां पे भी एक क्वेश्चन आ जाता है, ये प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपका आंसर होगा बैटरी। बैटरी एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है और इसी पोटेंशियल डिफरेंस के क्रिएट होने के वजह से फाइनली हमें एक इफेक्ट मिल पाता है और उसी इफेक्ट की वजह से हमें करंट मिलता है।
ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है कि नेम द डिवाइस विच इज यूज्ड टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस, आप सीधे से बता दोगे इट इज द बैटरी विच इज यूज्ड टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। अब भाई आपने चार्ज समझ लिया, आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर लिया। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तो चार्ज फ्लो करने लगेंगे, और जब चार्ज फ्लो करने लगेंगे तब फाइनली हमें करंट मिल जाएगा। तो अगला टॉपिक हम सब के सामने आता है कि भाई व्हाट इज करंट, करंट क्या होता है, हम सबको यह बताना है। तो आप सिंपल सी इसकी एक डेफिनेशन समझ लो, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। भाई करंट को मान लीजिए मैंने लिख दिया, करंट इज डिनोटेड विथ आई, ठीक है। तो मैंने कहा ये चार्ज के फ्लो का रेट होता है, और हमने पढ़ा है कि फिजिक्स में रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम। किसी भी चीज को आप टाइम से डिवाइड कर दो, उसका आपको रेट मिल जाएगा। तो आपको यहां पे चार्ज का रेट निकालना है, तो भाई चार्ज होता है Q, और Q का आपको रेट निकालना है तो Q डिवाइडेड बाई T, और चार्ज के रेट को ही हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं, विच इज डिनोटेड बाय I। तो हमें इसी की डेफिनेशन से इसका फॉर्मूला मिल गया। तो द डेफिनेशन ऑफ करंट इज इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और इसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अगला क्वेश्चन, इसकी यूनिट क्या होती है भाई? तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर। याद रखिएगा, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, एंड एम्पियर को हम लिखते हैं ए से। फिर से मैं कहूंगा कंफ्यूज नहीं होना है, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं और करंट की यूनिट एम्पियर को ए से डिफाइन करते हैं। अब इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे तो आपके पास फॉर्मूला है, आपके पास यूनिट है, और आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? योर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, भाई ये बताओ एक एम्पियर करंट क्या होता है, कितना होता है, कैसे डिफाइन कर पाओगे? क्वेश्चन इज डिफाइन 1 एम्पियर करंट। तो आप फिर से वही टेक्निक लगा लो, इस फॉर्मूले में हर जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दो। भाई आई की जगह लिख दो 1 एम्पियर, क्यू की जगह रख दो 1 कूलम, और टाइम की जगह रख दो 1 सेकेंड। इसका क्या मतलब समझ में आया? इसका यहां से मतलब आया, देखो ध्यान से समझना, जब आप 1 कूलम चार्ज को कंडक्टर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हो 1 सेकेंड में, तो कितना करंट जनरेट होगा भाई? वो करंट होगा 1 एम्पियर का। So the answer is when 1 coulomb of charge moves from one point of the conductor to another point in 1 second, then 1 ampere current is generated। यहां से आपको पता चल गया भाई करंट क्या होता है, करंट की डेफिनेशन, यूनिट क्या होती है, यूनिट की डेफिनेशन क्या होती है। मतलब अगर करंट की यूनिट करंट की यूनिट एम्पियर है तो क्वेश्चन है 1 एम्पियर क्या होता है, आपने इसको भी डिफाइन कर दिया, और यहां से आपको फॉर्मूला मिल गया I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो यहां पे हमने समझ लिया फाइनली कि करंट भी क्या होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक। हाँ भाई, तो हमारा अगला टॉपिक है एक लॉ, और उस लॉ को हम लोग कहते हैं, बहुत ही फेमस लॉ है, इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, और इस लॉ को हम कहते हैं ओम्स लॉ। तो भाई ओम्स लॉ क्या होता है? सबसे पहली चीज तो आपको समझना है कि लॉ, कोई भी चीज लॉ जब उसको हम कहते हैं तो इसका मतलब है वो 2 या 2 से ज्यादा चीजों के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। तो सबसे पहले तो हमें यह बताना होगा कि ओम्स लॉ किन चीजों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। तो आप बता सकते हो कि ओम्स लॉ जो होता है वो V और I के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I का मतलब करंट। अब कैसा रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो यहां से ओम्स लॉ क्या समझ में हमें आ रहा है? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस is directly proportional to current flowing in the conductor, or the current flowing in the conductor is directly proportional to the potential difference across its end। इसका मतलब जितना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, और जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना कम करंट फ्लो होगा। लेकिन एक कंडीशन है भाई, यहां पे कंडीशन क्या है? कुछ चीजों को हमें कांस्टेंट रखना होगा। तो अगर मैं आपको बताऊं क्या कांस्टेंट रखना है, तो आप याद रखो भाई, टेम्परेचर शुड बी केप्ट कांस्टेंट। हमेशा याद रखिएगा, ये लॉ तभी फॉलो हो सकता है जब आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। जैसे आपने टेम्परेचर को चेंज कर दिया तो ये लॉ फॉलो ही नहीं होगा। ये असल में इस लॉ का लिमिटेशन या रेस्ट्रिक्शन भी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शन ऑफ ओम्स लॉ, तो आप बताओ
कहोगे कि सर टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर शुड बी केप्ट कांस्टेंट। अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखा तो ये लॉ फॉलो नहीं होगा। अब आप देखो इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम हटा देते हैं, तो हटाने के बाद हमें इस सिस्टम में एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा और यहां से हमारे पास एक नया फॉर्मूला आता है जो कि कहता है v इज इक्वल टू आई इंटू आर। आर यहां पे वो नया कांस्टेंट है जो हमने लगाया है और इस कांस्टेंट का नाम होता है रेजिस्टेंस। बस आपको इतना याद रखना है कि ये कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टेंस। तो फाइनल फॉर्मूला हमारा ओम्स लॉ से आता है v इज इक्वल टू आई आर, जहां पे r एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का नाम हो गया रेजिस्टेंस। तो ये था हमारा ओम्स लॉ। अच्छा एक चीज और, ओम्स लॉ का ग्राफ भी अक्सर पूछ लेता है। भाई ग्राफ हमेशा याद रखिएगा, ओम्स लॉ का जो ग्राफ होगा वो बनेगा वी आई ग्राफ से। मतलब आप v और i की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज से फाइनली एक ग्राफ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। और आपका अगला क्वेश्चन क्या उठता है इस ग्राफ से? अगला क्वेश्चन ये उठता है कि वी आई ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? तो याद रखिएगा वी आई ग्राफ का स्लोप हमें रेजिस्टेंस देगा। बस आप इसको पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते चलो कि भाई हमारा वी आई ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? हमें रेजिस्टेंस देता है। अब आप सिंपली देख लो ये ग्राफ कैसा होता है, बहुत ही सिंपल सा ग्राफ होता है। आपने y एक्सिस पे रख दिया v और x एक्सिस पे रख दिया i। याद रखिएगा y एक्सिस पे v, x एक्सिस पे i। अब ये जो आप ग्राफ बनाए हो ना, ये ग्राफ हमारा असल में होता है रेजिस्टेंस का। तो याद रखिएगा जो स्लोप हमें वी आई ग्राफ का मिलेगा उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब एक चीज आप याद रख लो, मुझे पूरा विश्वास है कि आप भूल गए होगे भाई स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है। भाई स्लोप होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, इसका मतलब चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस। अब आप हम क्या करते हैं, चलो इसमें कुछ सेपरेट सेपरेट वैल्यूज ले लेते हैं। लेट्स से 0 1 2 3 और यहां भी हम कुछ सेपरेट वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो 0 1 2 3 4। अब आप देखो इस ग्राफ में अगर आप देखोगे तो ये ग्राफ को हमें वैल्यू, अब स्लोप निकालेंगे कैसे? इसी ग्राफ से हम x एक्सिस पे एक लाइन खींचेंगे और इसी ग्राफ से हम y एक्सिस पे एक लाइन खींचेंगे। तो आपको दिख रहा है कि y एक्सिस पे भाई इस ग्राफ की वजह से कितना पॉइंट चेंज हुआ है। तो आप देखो 0 से शुरू हुआ था, 3 तक गया था, तो डेल्टा y क्या होगा? डेल्टा y होगा 3 माइनस 0। अब डेल्टा x क्या होगा? भाई 0 से शुरू हुआ था, 3 तक गया था, तो फिर से वही बात है 3 माइनस 0। तो इसकी वैल्यू आप निकालोगे आ जाएगा 1। लेकिन ये 1 निकला क्या है? मैंने आपको फिर से बताया था कि भाई वी आई ग्राफ का स्लोप हमें रेजिस्टेंस देगा, तो ये निकला है हमारा 1 ओम रेजिस्टेंस। ओम जो होता है, ये जो मैंने आपके सामने सिंबल बनाया है, दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अब हम समझेंगे कि आखिर रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस को याद करने के लिए मैं आपको एक निंजा टेक्निक बताता हूं। ये निंजा टेक्निक मुझे निंजा हथौड़ी ने बताई थी, तो बहुत ही आसानी से टेक्निक है, आप भी एक बार में याद रखोगे। बस आपको एक मूवी का नाम याद रखना है और मूवी का नाम है RRR, आर आर आर। ये याद रख लो, बहुत ही आसान सा लॉ है। एक आर का मतलब होता है रास्ता, दूसरे आर का मतलब हो गया रुकावट और तीसरे आर का मतलब हो गया रेजिस्टेंस। बस ये 3 याद रख लो, आपको पता चल जाएगा कि भाई रेजिस्टेंस क्या होता है। तो फाइनली यहां से हमें आर से पता चल रहा है कि रास्ते की रुकावट को रेजिस्टेंस कहते हैं। किसके रास्ते की? करंट की रास्ते की। तो करंट के रास्ते में जो रुकावटें आती हैं, उन्हीं रास्तों की रुकावटों को हम रेजिस्टेंस कह देते हैं। अब इसी को इंग्लिश में आप कन्वर्ट कर लो, और रुकावट को हम लोग कहते हैं ऑब्स्टिकल या हिंड्रेंस, रास्ते को हम कहते हैं पाथ, और ये तो बेचारा पहले से इंग्लिश में है। तो यहां से रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आती है, द ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, रास्ते की रुकावट को रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट भी आप लोगों को याद करना है, और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ये सिंबल देख लो, बहुत ही प्यारा सा सिंबल है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ओम। तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। इतना आपने समझ लिया रेजिस्टेंस के बारे में। अब हम ये समझ लेंगे कि क्या रास्ते की रुकावटें कभी कम और कभी ज्यादा होती हैं। सो द आंसर इज यस, ये रास्ते की रुकावटें कभी कम और कभी ज्यादा होती हैं। इसका मतलब देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो 4 फैक्टर हमें और आप सबको याद रखना है। ठीक है, पहले फैक्टर के बारे में आपको बात बताता हूं। सो द फर्स्ट फैक्टर इज कॉल्ड
लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और इसका कैसा रिलेशनशिप है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। R का मतलब रेजिस्टेंस, L का मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसका मतलब जितनी ज्यादा लेंथ ऑफ कंडक्टर होगी उतना ही ज्यादा हमारा रेजिस्टेंस होगा। तो ये था हमारा पहला फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर हमारा कहता है कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। भाई जितना ज्यादा एरिया होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब जितना मोटा तार होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, और जितना पतला तार होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। अब आप देखो, हम इन दोनों रिलेशनशिप को कंबाइन कर सकते हैं, और कंबाइन करने पे हमें एक सिंपल रिलेशनशिप मिलेगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब आपको पता है साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगा देंगे, तो यहां से हमारा एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, R इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाय L अपॉन A। यहां पे हमारा एक नया फॉर्मूला आया, R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। और इस रो को हम क्या कहते हैं, इस रो को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। याद रखिएगा, इस रो को हम कहेंगे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फर्क होता है, याद रखिएगा। रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्टिकल इन दी पाथ ऑफ करंट, बट ये रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी असल में एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब, इसका मतलब हर मटेरियल की अपनी एक अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, जिसमें वो कभी कभी करंट को ज्यादा ऑब्स्टिकल प्रोवाइड करती है और कभी कभी कम ऑब्स्टिकल प्रोवाइड करती है, और उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। सो व्हाट इज रेजिस्टिविटी, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। तो मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है कि वो क्या कितनी आसानी से करंट को कंडक्ट करेगा या उसको बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल देगा, और उसी प्रॉपर्टी को हम कह देते हैं रेजिस्टिविटी। इसका सिंबल होता है रो, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसको यूनिट याद करने के लिए आप क्या करो, रो को बना दो सब्जेक्ट। अब इसी फॉर्मूले में अगर आप रो को सब्जेक्ट बना दोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। अब आप इसकी इंडिविजुअल यूनिट प्लेस कर दो। भाई रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर मर गया, अब बचेगा क्या, ओम मीटर। तो भाई आप याद रखिए रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, सॉरी रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। ठीक है, तो हमारा यही रेजिस्टिविटी बन जाता है तीसरा फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। सो दैट मींस रेजिस्टिविटी इज द नेक्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट्स रेजिस्टेंस, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। इसी रेजिस्टिविटी को कभी कभी कुछ बुक्स में मटेरियल ऑफ द कंडक्टर भी बोला जाता है, और थर्ड पॉइंट हम कह देते हैं इट इज द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड। और चौथा फैक्टर होता है हमारा टेम्परेचर। ठीक है, चौथा फैक्टर होता है हमारा टेम्परेचर। तो हमेशा याद रखिएगा टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसका मतलब जब आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो ये थे हमारे 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब आप ये फॉर्मूला देखते हो, इस फॉर्मूले से अक्सर न्यूमेरिकल पूछ लेता है, आपको रेजिस्टिविटी की कोई वैल्यू दे देगा, लेंथ और एरिया की वैल्यू दे देगा, आपसे कह देगा रेजिस्टेंस निकाल लो, या हो सकता है इनमें से कोई भी एक वैल्यू मिसिंग हो, बाकी सब गिवन होगा, उससे आप निकाल सकते हो। तो यहां तक हमने पढ़ लिया कि भाई रेजिस्टिविटी क्या होती है। ओके, तो हमारा अगला टॉपिक है कि आखिर हम इन सारे रेजिस्टेंस को कितने कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं, मतलब व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ कनेक्टिंग दीज रेजिस्टर्स। तो आपको बस इतना याद रखना है कि 2 तरीका हमारे पास होता है इन रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने का। पहला तरीका होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब आप या तो रेजिस्टर्स को सीरीज में लगा दो या तो इनको आप पैरेलल में लगा दो। अब देखो मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया हुआ है। इमेजिन करिए ये हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं R1, R2 और R3, और इनको आपने एक के बाद एक इस तरीके से लगा दिया जैसे मैं आपको डायग्राम में दिखा रहा हूं। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज रेजिस्टेंस। अब सीरीज रेजिस्टेंस में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, जैसे कि पहला पॉइंट है द करंट विल बी सेम इन ऑल द रेजिस्टर्स। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में
करंट जो होगा आपका सेम होगा, बट द पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंस। दूसरा चीज आपको याद रखना है कि अगर आप इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस को लगा दो जो कि इस सब के बराबर ही एक इफेक्ट क्रिएट करे, तो उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और जब ये सीरीज में रेजिस्टेंस लगे रहते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है भाई R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये चाहे जितना जाए, हो सकता है यहां पे 5 रेजिस्टर्स थे सीरीज में लगे थे तो आप इसको R4 प्लस R5 कर दो, हो सकता है सिर्फ 2 रेजिस्टर लगे थे तो आप इसको R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 कर दो। अब आप इमेजिन करिए हमारे पास, लेट्स टेक सम हाइपोथेटिकल वैल्यूज, पहला रेजिस्टेंस 2 का है, दूसरा रेजिस्टेंस भी 2 का है, तीसरा भी 2 ओम का है, तो तीनों रेजिस्टेंस हमारे 2 ओम के लगे हुए हैं। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? ऑब्वियसली 2 + 2 + 2 दैट मींस 6 ओम हो गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आप देखो यहां पे आपको देखने को मिला कि जब भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए होता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट रेजिस्टेंस से, तब आप उनको सीरीज में कनेक्ट कर दोगे। जैसे अगर मैंने आपको कहा कि मैंने आपको 2 ओम के 3 रेजिस्टेंस दे दिए, अब आपको उनको कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना है कि वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर सके, तो आप कहोगे सर उनको सीरीज में लगा दो, क्योंकि जब आप सीरीज में लगाओगे तो वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। बस आपको कुछ इतनी चीजें याद रखनी है। पैरेलल रेजिस्टेंस में भी, पैरेलल रेजिस्टेंस में देखिए मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूं। अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो 1/R विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब ये चाहे जितने रेजिस्टर हो आप इन सबको लाइन से लगाते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक आपको हाइपोथेटिकल वैल्यू बता रहा हूं कि इन सबको सॉल्व करने के बाद अगर हमारा 1/R निकला 2/3 ओम, तो आंसर आपको यहीं छोड़ना नहीं होगा क्योंकि ये निकला है 1/R। तो फाइनली आप लास्ट स्टेप में क्या करना, इसको रेसिप्रोकल कर देना, मतलब R इज इक्वल टू 3/2 ओम। यही वो जगह है जहां पे स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं लेकिन उसको लास्ट स्टेप में रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं। अगला चीज आपको क्या याद रखना है पैरेलल रेजिस्टेंस में? पैरेलल रेजिस्टेंस में आपका जो करंट होगा दैट विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट रेजिस्टर्स। भाई अगर मान लो आपको 2 रेजिस्टर लगे हैं और दोनों अलग अलग रेटिंग के हैं, मान लो एक 2 ओम का एक 5 ओम का है, तो दोनों में करंट अलग अलग जाएगा लेकिन इन सब में पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, पैरेलल रेजिस्टेंस में करंट डिफरेंट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। यहीं से आपको एक छोटा सा टॉपिक और याद रखना है कि भाई अगर आपको कभी भी करंट को मेजर करना है तो आप एक डिवाइस इस्तेमाल करोगे, उस डिवाइस को हम कहते हैं एमीटर। ठीक है, उस डिवाइस को हम कहते हैं एमीटर और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सर्किल में ए लिख देते हैं। इसी तरह कभी भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो आपके लिए एक डिवाइस होता है, उसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, उसको हम कहेंगे वोल्ट मीटर और इसको आप V से डिनोट करते हो। अब इसको अभी बताने का क्या मतलब था, क्योंकि बोर्ड में अक्सर पूछ लेता है कि भाई आप बताओ एम मीटर को किस तरीके से कनेक्ट करोगे रेजिस्टर के साथ, तो आपको बताना है सर एम मीटर विल ऑलवेज बी कनेक्टेड इन सीरीज। एम मीटर को हमेशा आप सीरीज में लगाओगे और वोल्ट मीटर को हमेशा आप पैरेलल में लगाओगे। तो देखो यहां पे मैंने बहुत शॉर्ट में आपको कुछ चीजें बताई हैं। ठीक है, ये था हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जल्दी आ जाएगा, तो आप कोशिश करो कि जितनी चीज अभी आपको बताई इसको आप पॉइंट बाय पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए और फिर उसको बार बार पढ़िए ताकि आपको ये याद रह सके। ठीक है, वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। थैंक यू।